नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुतेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ा रही थी। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में हम जो स्टडी कर रहे थे वो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज कर रहे थे। उसी सीक्वेंस में आज आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को एक जनरल प्रॉपर्टीज और स्टडी कराने वाली हूँ, वो है कैटालिटिक एक्टिविटी। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम स्टडी करेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी। शॉर्ट नोट पूछा जाता है इन जनरल एक्टिविटीज पे। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसमें हम पढ़ रहे हैं, आज जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो प्रॉपर्टी है कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी या ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is important property। बहुत सारे मेटल्स बहुत सारी ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल एलॉयज या कहें कि उनके कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो यूज किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट बहुत सारी रिएक्शंस में। तो क्या है? मेटल्स, एलॉय, मेटल एलॉय एंड अदर metal compound used as a catalyst various reactions। बहुत सारी रिएक्शंस में ये एज ए कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं। कौन से? ट्रांजिशन मेटल्स, जिनकी हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन सीरीज की। इन ट्रांजिशन सीरीज की ट्रांजिशन मेटल्स, उनके एलॉय और मेटल्स के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो उनका यूज किया जाता है, हम किसकी तरह काम में लेते हैं? इनको कैटलिस्ट की तरह काम में लिया जाता है। इनको न केवल लेबोरेटरी के अंदर कैटलिस्ट की फॉर्म में काम में लिया जाता है, बल्कि इनको इंडस्ट्री स्केल के ऊपर भी एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। किसमें? इनको जो कैटलिस्ट की फॉर्म में लेबोरेटरीज के साथ साथ इनको इंडस्ट्रियल लेवल्स पे भी एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। अब कौन कौन सी रिएक्शंस में इनको एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है, उसमें से हम कुछ रिएक्शंस लिखेंगे कि ये इन रिएक्शंस में कौन सी मेटल या एलॉय या मेटल आयंस काम में लिया जाता है कैटलिस्ट की फॉर्म में। हम पहली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, आयरन सल्फाइड और प्रोक्साइड। आयरन सल्फाइड और प्रोक्साइड जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है, और इसको कहा जाता है फेंटोन रिएजेंट। क्या है? पहली हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फेंटोन रिएजेंट। फेंटोन रिएजेंट है क्या?
आयरन सल्फाइड प्लस में H2O2, इनका मिक्सचर आयरन सल्फाइड और प्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है वो फेंटोन रिएजेंट कहलाता है। और ये जो फेंटोन रिएजेंट है ये यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट किसमें, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में। किसमें क्यों काम में लिया जाता है इसको, एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होगा उससे जो बनने वाला कंपाउंड है यहाँ पे वो कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन्स की फॉर्म में बनेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा। मीन्स जब हम फेंटोन रिएजेंट काम में लेते हैं तो इसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, अल्कोहल का पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। और पार्शियली ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल किसमें बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज होगा। ये एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है। क्या है ये, स्पेसिफिक कैटलिस्ट है। कौन सी रिएक्शन के लिए, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए। कौन सा, पार्शियली ऑक्सीडेशन। अल्कोहल को ये केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड या कीटोन्स की फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। ये इसको कभी भी कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट नहीं करते, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करते। एग्जांपल, प्राइमरी अल्कोहल लिया CH2OH, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया इसको, फेंटोन रिएजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराया। क्या बनेगा, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। सेकेंड रिएक्शन है मैग्नीज एसीटेट मैग्नीज एसीटेट जो है कैटलिस्ट, उसको यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन में, किसके, एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में। और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड कैटलिस्ट क्या है, मैग्नीज एसीटेट used as a catalyst in a oxidation of aldehyde into कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, RCHO का ऑक्सीडेशन कराया किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में। ये एज ए कैटलिस्ट है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ये RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन में भी ये एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। थर्ड कैटलिस्ट आपने हेबर प्रोसेस पढ़ी होगी, जिसमें हम अमोनिया बनाई जाती है N2 और H2 की रिएक्शंस में। यहाँ पे आयरन और मोलिब्डेनम यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। तो थर्ड रिएक्शन है क्या है, iron and molybdenum used as a catalyst
in the formation of अमोनिया, कौन सी प्रोसेस में? हेबर प्रोसेस में। क्या होगा? N2 प्लस 3H2। इसकी रिएक्शन हो रही है कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? आयरन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनेगा? अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे भी इनको एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। उसके आगे कॉपर और वेनेडियम को एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जिसमें एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है। फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन क्या है? कॉपर एंड वेनेडियम यूज्ड एज ए catalyst in the formation of एडिपिक एसिड। और ये एडिपिक एसिड किसमें काम में लिया जाता है? नाइलॉन 6,6 के फॉर्मेशन में। ये एडिपिक एसिड किसमें काम में लिया जाता है? नाइलॉन 6,6 के फॉर्मेशन में। तो नाइलॉन 6,6 फॉर्म करने से पहले क्या बनाया जाता है? एडिपिक एसिड। और वो एडिपिक एसिड फॉर्मेशन करने के लिए कौन से कैटलिस्ट को काम में लिया जाता है? कॉपर या वेनेडियम को एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। इसमें साइक्लोहेक्सेनोन और साइक्लोहेक्सेनोन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है। ये साइक्लोहेक्सेनोल OH ग्रुप लगा दिया, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर OH ग्रुप बनाया लगाया तो क्या बना? ये अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ, और अल्कोहल हुआ तो क्या कहेंगे इसको हम? साइक्लोहेक्सेनोल। और इसकी रिएक्शन कराई जाती है साइक्लोहेक्सेनोन पे। नोन मीन्स कीटोन फॉर्म बनाई, नोन मीन्स कीटोन फॉर्म बनाई। इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई जाती है और क्या बनता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में? कॉपर और वेनेडियम की प्रेजेंस में। और क्या बनेगा? एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगला कैटलिस्ट वेनेडियम ऑक्साइड को एज ए यूज किया जाता है कैटलिस्ट। कौन सी रिएक्शन में? सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, या कहें कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो अगला कैटलिस्ट क्या है? वेनेडियम ऑक्साइड। अगला कैटलिस्ट है वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। वेनेडियम ऑक्साइड used as a catalyst for the formation of SO3 from SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है। किसके प्रेजेंस में? वेनेडियम ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्या रिएक्शन होगी? SO3 फॉर्मेशन होगा। SO3 का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद रेने निकल को यूज किया जाता है हाइड्रोजनेशन करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है और बहुत सारे अनसैचुरेटेड फॉर्म को सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट, मींस पाई बॉन्ड को क्या है? सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ये कैटलिस्ट जो है एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है।
ये एज ए रिड्यूसिंग कैटेलिस्ट की फॉर्म में काम में लिया जा रहा है। अभी तक हमने किस तरीके से कैटेलिस्ट काम में लिए, ऑक्सीडाइजिंग कैटेलिस्ट की फॉर्म में काम में लिए। सभी में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी। ज्यादातर रिएक्शंस में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में इनको कैटेलिस्ट की फॉर्म में काम में लिया। रेने निकल्स को किस में काम में लिया जाता है, रिडक्शन रिएक्शंस में काम में लिया जाता है। यहाँ पे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो एडिशन होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। रेने निकल्स का मींस पाउडर फॉर्म में जो निकल होता है वो इसको सरफेस अवेलेबल करता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इस निकल की सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएगी, और अब जिससे रिएक्शन कराई जाती है, अब वो रिएक्टेंट आके इस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर लेगा, और क्या होगा, निकल जो है वो एज ए कैटलिस्ट सेपरेट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, रेने निकल यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द reduction reaction, in the reduction reaction क्या हो रहा है, CH2 की होल 6 CN CN होल 4 CN CN, इसकी रिएक्शन कराई जाती है H2 के साथ। H2 गैस है, इसलिए इसको क्या सरफेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे सरफेस क्या किसको क्या मिला, रेने निकल। निकल एज ए कैटलिस्ट काम में लिया गया। निकल की सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगी, मींस ये जो है ये हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह काम में लिया जा रहा है। ये सॉलिड सरफेस है और आपका जो रिएक्टेंट है वो गैस है। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेस में होते हैं, वो क्या कहलाती है, हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहलाता है, सेम फेस में नहीं है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस होती है कि ये जो निकल है इसका सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाती है, और उसके बाद जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करना चाह रहा है वो वहां पे आएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी, और निकल जो कैटलिस्ट है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, NH2 CH2 की होल 6 NH2 की फॉर्म में रिडक्शन हो गया। क्या हो रहा है, जहां जहां पे N था वहां N की तीनों वैलेंसी एक कार्बन से सेटिस्फाई हो गई और दोनों हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे एक एक कार्बन था, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, ये ऐसे ही तो जुड़ा हुआ था, ट्रिपल बॉन्ड N। ये कैसे जुड़ा हुआ था, ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक वैलेंसी हुई। दूसरी वैलेंसी के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस दूसरी वैलेंसी के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। क्या बना, NH2 NH2 ग्रुप लग गया, और ये क्या बना, CH2 की होल 6 बन गया। ये था आपके कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं। इनको किस किस प्रोसेस में काम में लिए जाते हैं वो हमने स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कलर्ड क्यों शो होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो ये किस कारण कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, क्या क्या होता है वो स्टडी करेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कैसे होते हैं, इनके कंपाउंड्स जो होंगे वो कैसे कंपाउंड्स होंगे, कलर्ड कंपाउंड होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड ऑफ
transition element is colored compound. क्या होते हैं? कलर्ड कंपाउंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम या आयंस जो भी होगा, उसके पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? डी ऑर्बिटल्स में। सेंट्रल एटम में क्या होंगे? डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमें कलर्ड कब शो होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होने चाहिए। पहली बात, कलर्ड कोई भी कंपाउंड हमें कलर्ड कब शो होता है? कि जब हम उस कंपाउंड पे विजिबल लाइट, जो व्हाइट लाइट है आपकी विजिबल लाइट, क्योंकि वो 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है। व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई होती है। जब इस लाइट को किसी सब्सटेंस के ऊपर डाला जाता है तो ये सब्सटेंस इसमें से किसी स्पेसिफिक कलर की वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करता है, बाकी लाइट को ट्रांसमिट कर देता है। और जो ट्रांसमिट लाइट होती है, उस लाइट के कारण उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिस कलर की लाइट को उसने ऑब्जर्व किया है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? हमें उस कंपाउंड का शो होगा। दोबारा सुन लो, किसी भी कंपाउंड का, कोई जरूरी नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें हम, किसी भी कंपाउंड को हमें कलर क्यों शो होता है? कि जब किसी भी कंपाउंड, कोई भी चीज XYZ, उस पे हम क्या डाल रहे हैं? विजिबल लाइट डालते हैं। विजिबल लाइट डाली जाती है। तो ये जो विजिबल लाइट है ये 7 कलर से मिलके बनी होती है। हर एक कलर के रेस्पेक्ट में अलग वेवलेंथ होती है। जब वेवलेंथ अलग होगी तो हर एक के रेस्पेक्ट में एनर्जी भी अलग होगी। और हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सिस्टम XYZ कुछ भी न तो एनर्जी को कंटिन्यू अब्सॉर्ब करता है और न ही एनर्जी को कंटिन्यू एमिट करता है, बल्कि एनर्जी को एक छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एमिट करता है और वो स्पेसिफिक होते हैं। इसीलिए ये भी ऐसा नहीं है कि जो विजिबल लाइट डाली उसकी सारी की सारी लाइट्स को इसके द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। एक स्पेसिफिक एनर्जी की लाइट, स्पेसिफिक एनर्जी की लाइट इसके द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है। लाइट को क्या करेगा? ये स्पेसिफिक एनर्जी की लाइट को इसके द्वारा अब्सॉर्ब कर ली जाती है और बाकी की लाइट क्या होगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। ये जो स्पेसिफिक लाइट, कलर्ड लाइट जो है वो इसके द्वारा अब्सॉर्ब कर दी गई है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें इस जो कंपाउंड ने अब्सॉर्ब किया ना, उस कंपाउंड का हमें वैसा ही कलर शो होगा। किससे? ये जो लाइट इसके द्वारा अब्सॉर्ब की गई उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का हमें ये शो होगा। क्लियर? तो यहां पे क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो कलर शो करने के 2 रीजन होते हैं। एक तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और इन डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही जब ये सेंट्रल एटम के पास में कोई लिगेंड आता है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग, जब भी इन सेंट्रल एटम के पास लिगेंड आएंगे तो उन लिगेंड के कारण ये जो डी ऑर्बिटल्स जो पहले डिजनरेट रहते थे ये स्प्लिट हो जाएंगे। कुछ डी ऑर्बिटल्स में इन लिगेंड्स के कारण जो रिपल्सन शो हो रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन है और ये जो लिगेंड जब इस सेंट्रल एटम के पास में आएगा तो इस लिगेंड के चारों ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और ये
लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होगा। जो डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स की शेप डी ऑर्बिटल्स की अलग अलग होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये अलग अलग शेप होती है और इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। वैसे ही जिस डायरेक्शन में लिगेंड आ रहा है, यदि उसी डायरेक्शन में आपका डी ऑर्बिटल होगा तो उसको स्प्लिटिंग ज्यादा महसूस, उसको रिपल्सन जो है वो ज्यादा महसूस होगा और उसकी एनर्जी, रिपल्शन के कारण उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिपल्सन के कारण अनस्टेबिलिटी आएगी और एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जिसको रिपल्सन कम फेस करना पड़ेगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये जो डी ऑर्बिटल्स जो पहले डिजनरेट रहते थे वो डी ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ये डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। जब भी इस सेंट्रल एटम के पास लिगेंड को लाया जाएगा तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो पहला रीजन पढ़ रहे हैं हम, क्या क्या रीजन हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है डी डी ट्रांजिशन। ये जो हमें कलर शो होते हैं वो डी ट्रांजिशंस के कारण हो सकते हैं। अब हमने तो अभी तक यही पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिजनरेट रहते हैं। डिजनरेट होंगे तो डिजनरेट का मतलब सभी की एनर्जी इक्वल होगी। जब सभी की एनर्जी इक्वल होगी तो ट्रांजिशंस होंगी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांजिशन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल वही है, उसने एनर्जी अब्सॉर्ब भी नहीं करेगा और एमिट भी नहीं करेगा एक ही एनर्जी लेवल्स में यदि उसको ट्रांसफर करना है तो। लेकिन ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये सेंट्रल एटम के पास जब लिगेंड आएगा, सेंट्रल एटम के पास जब लिगेंड आएगा तो ये जो डी ऑर्बिटल्स जो पहले डिजनरेट रहते थे इनकी डिजनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल में ये जो टूटेंगे ये T2Z और EZ में टूट जाएंगे। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये तो हायर एनर्जी के हो जाएंगे और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये लोअर एनर्जी के हो जाएंगे। अब इन सेंट्रल एटम में कोई इलेक्ट्रॉन इस T2Z में है, उस पे जब आप लाइट डालोगे, विजिबल लाइट, तो ये क्या करेगा, इस विजिबल लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, लाइट को अब्सॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा। अब्सॉर्ब लाइट, क्योंकि लाइट के पास क्या है, एनर्जी है, तो ये उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और T2Z से कहां चला जाएगा, EZ में चला जाएगा। और जो इससे ट्रांसमिट लाइट होगी उस लाइट में हमें जो अब्सॉर्ब लाइट की गई है उसका, उस कलर की लाइट एब्सेंट रहेगी जिसके कारण हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो पहला रीजन तो था डी ट्रांजिशंस। डी ट्रांजिशंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, डी ट्रांजिशंस के से जो कलर है वो हमें उतना ही इंटेंस कलर शो होगा। दूसरी बात, पहली बात नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, ये जो स्प्लिटिंग है CFSC, इस एनर्जी को क्या कहेंगे हम, ये जो स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड के कारण जो स्प्लिटिंग हो रही है, इस स्प्लिटिंग की एनर्जी डेल उसकी वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कौन सी लाइट इसके द्वारा अब्सॉर्ब की जाएगी ताकि उसकी एनर्जी इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल तक
हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हायर एनर्जी की लाइट इसके द्वारा अब्सॉर्ब की जाएगी, तो कलर भी चेंज होते हुए चले जाएंगे। तो डीडी ट्रांजिशंस में कलर जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है, उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें डेल की वैल्यू क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। अब है दूसरा रीजन। पहला रीजन तो डीडी ट्रांजिशंस है, दूसरा ये भी हो सकता है, ये आप पूरा स्पेक्ट्रा जो है वो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर स्टडी करोगे। अभी तो आपके सिर्फ एक जनरल प्रॉपर्टी है, इसमें थोड़ा सा मैं बता रही हूं, वहां पे आप पूरा स्पेक्ट्रा स्टडी करोगे। दूसरा रीजन ये हो सकता है मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के कारण भी हमें कलर्ड शो होते हैं। यहां पे क्या होता है कि पहले सेंट्रल एटम पॉजिटिव चार्ज था और लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज था। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट किए। एसिड बेस रिएक्शन ही तो होती है ये, मेटल को किया और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो गया, यही हो रहा है। अब जैसे इसने लिगेंड इसको मेटल को दिए, तो मेटल पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। और मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नहीं होती। तो ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस इस लिगेंड को ट्रांसफर करेगी, जिसको हम बैक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो क्या हो रहा है, ये चार्ज ट्रांसफर कर रही है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसके कारण भी हमें क्या होता है, कलर्ड शो होते हैं। कई बार मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिगेंड्स अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी होता है, और इन दोनों के कारण मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण हमें क्या होता है, कलर शो होते हैं। तो ये था आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनके कंपाउंड्स जो कलर्ड क्यों होते हैं उनका रीजन। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इनकी बाकी की जनरल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।